श्रम ही ते सब होत है, जो मन सखी धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यों, फल में प्रागटय नीर। अर्थात धैर्य और मेहनत से ही सब कुछ संभव है। मेहनत से ही सूखी जमीन पर कुआं खोद कर पानी निकाला जा सकता है। ये दोहा सभी के साथ साथ इन कलाकारों पर भी लागू होता है, क्योंकि दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें क्या धूप, क्या छांव, क्या आंधी, क्या तूफान, सबको हराकर मनोरंजन की जीत का डंका बजाना पड़ता है, ताकि दर्शकों को मायूसी का सामना न करना पड़े। सीरियल जगधात्री के सितारों को देख लीजिए, जो सूरज की तपिश में शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवाय, रुद्र, माया के साथ साथ और भी कलाकार तेज धूप में शूटिंग कर रहे हैं। पारा चाहे हाई हो या फिर लो, लेकिन इनकी शूटिंग रुकने का नाम नहीं करती। कलाकारों के इस जज्बे को हम सभी को सलाम करना चाहिए। राहत मिली है और अब हम फतेह करेंगे। जमीन और आसमान का फर्क पता है? किसी को नहीं पता। हमें महसूस हो रहा है। हम बातें कर रहे हो यार, बहुत कुछ गर्मी नहीं है। कर रहे, बस पानी पी रहे हैं बीच बीच में और कुछ खास नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पॉट ज़्यादा है, छाता है, एसी वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे बैठने के लिए। हाँ। लेकिन उसके बाद भी अंदर तक हिले हुए हैं हम लोग। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हम तो मजाक करते रहते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए बनाई जाती हैं। हमारी जो फील्ड है थोड़ी सी चैलेंजिंग है और हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि हमारा वो काम है। रेस्ट अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहें, थोड़ा छाँव में चलें, छाता वाता लेके चलें, अपने आप को कवर करें। जस्ट कि अभी सीन तो शूट करना ही है, सो वी डोंट हैव अ चॉइस। ऑफ कोर्स 12 से 3 हो या 12 से 3 whatever it is. 12 से 12 अगले 12 एग्जैक्टली हम सुबह से लगे पड़े हैं, बट इट्स बहुत वेरी मेहनत हॉट। करते हैं। हम लोग बहुत मेहनती एक्टर्स हैं और वी आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड हम्बल पीपल। हमारे पसीने की कमाई है, खून पसीने की हमारे खून पसीने की कमाई है। सीरियल जगधात्री के सितारों के साथ ऐसे और भी शोज के कलाकार हैं, जो गर्मी की परवाह किए बिना अपने शो की शूटिंग करते हैं, वो भी खुले आसमान में। वैसे कलाकार तो मेहनत करते ही हैं, मगर जरा पर्दे के पीछे का नजारा देख लीजिए। एक शो बनाने के लिए कलाकारों के साथ साथ डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम का भी भरपूर साथ रहता है। पर्दे पर कलाकार तो नजर आते ही हैं, मगर पर्दे के पीछे इस तेज धूप में देखिए कैसे कैमरा डिपार्टमेंट, डायरेक्शन टीम और सेटिंग के लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमें इनकी भी सराहना जरूर करनी पड़ेगी। राइटर जो लिख के देता, हमारा काम है करने का। वो धूप में लिखे, छाँव में लिखे, हमें तो काम करना है। सीन के लिए जो भी होता है, मतलब बारिश हो, धूप हो, सीन अगर निकालना है तो करना ही पड़ता है हमारे चैनल के लिए, फैंस के लिए, जितनी भी सबकी पूरे यूनिट की मेहनत होती है। धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट सब बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत, और इट्स एक्सट्रीमली बहुत गर्म है। बारिश नहीं हो रही है, अभी सबको लग रहा होगा बारिश हो जाए कहीं से। फाइनली कर लिया हमने फिनिश। हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं सेट पे। कलाकारों का तो काम है स्क्रिप्ट के अनुसार काम करना, मगर आप सभी बेवजह धूप में ना निकलें और गर्मी में जितना हो सके खुद को हाइड्रेट रखें, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुंबई से प्रिया दावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लगता क्या कि आप गलती में गलती करते जाएंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा? बस आपकी गलतियों को माफ करते जाए। आपके लिए रेड कार्पेट बिछा देना है ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए, बाकी हम सबकी जिंदगी पार में जाए। मिस्टर विक्रांत सलूजा, एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी आपको नहीं सौंपूंगी। बुआ की जिंदगी से दूर कोई भी फैसला बुआ की माँ करे। सब लोग ये बात समझ लीजिए।
मन्नत और विक्रांत को कोई तो समझा लो। अब यहाँ पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसका पक्ष लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए। मन्नत अपनी जगह सही है और अब जब विक्रांत ने अपनी बात रखी है तो कहीं न कहीं वो भी सही है। आखिर एक पिता को पूरा हक होना चाहिए अपने बच्चे को अपनाने का। कैसे इज्जत करूं आपकी, उस इंसान की जिसने भरे कोर्ट में अपने भाई के खिलाफ इतनी घटिया बात कही। क्या घटिया बात की, बोलो क्या बोला? कि वो तुमको और दुआ को मुझसे दूर लेके जाना चाह रहा है, गलत गलत बोला, बोलो। हमें सबने इसलिए याद है मिस मन्नत क्योंकि धैर्य प्रॉब्लम की वजह है। मैंने उसे घसीटा नहीं है, वो बन रहा है हिस्सा दुआ की लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में। वो हिस्सा इसलिए बने हैं क्योंकि आप नहीं थे। कहानी में अभी इतना ड्रामा हो रहा है, इतना ड्रामा हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा मोड़ लेंगे। कह देती हूँ मन्नत से कि तुझे पता है उसने खुशी से रिश्ता नहीं तोड़ा, फिर भी तू उससे इस तरह बात कर रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक भाई से रिश्ता टूट गया तो दूसरा, मतलब मैं कुछ अलग चीज़ बोलना चाहती हूँ और ये दोनों भड़क जाते हैं मुझ पर। मन्नत और विक्रांत दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। विक्रांत सब जानता है कि कैसे धैर्य ने सबका ख्याल रखा जब उसने मन्नत और अपने माता पिता को छोड़ दिया था, और मन्नत भी ये जानती है कि विक्रांत ने जो किया वो किसी के बहकाने पर किया और वो जानबूझकर कभी भी गलत नहीं कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन्हें कौन समझाए। नीतू ने जब समझाया तो वो धैर्य और मन्नत के रिश्ते को लेकर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन विक्रांत और मन्नत ने कुछ और सोचा और दोनों ने नीतू को रोक लिया। इसने खुद से रिश्ता नहीं तोड़ा है, इसे झूठ बोलकर गुमराह किया गया था, अच्छी तरह जानती है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक भाई से रिश्ता टूटा तो दूसरे भाई के साथ में। माँ आप ऐसे नहीं कह सकती हैं, हालात चाहे कुछ भी हो। मैं मिस मन्नत और धैर्य के रिश्ते के बारे में माँ एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। और मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ कि मुझे तुमसे ज़्यादा, विक्रांत को कहती हूँ कि तुझसे ज़्यादा मुझे पता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। कुछ भी नहीं है और इसने हमें संभाला है, दुआ को प्यार दिया है बाप का, लेकिन अब तो तू है ना, ये असली बाप नहीं है, तू है असली बाप। तो इसे अब रिश्ता रहेगा इनका ताउम्र, लेकिन अंकल की हैसियत से, जिसे ताऊ जी कहते हैं। अब धैर्य भी यहीं पर मौजूद है। अब हमें ऐसा लगता है कि धैर्य को भी समझना चाहिए कि जब अब मन्नत और विक्रांत मिल रही हैं, तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये तो उसका दिल जाने। मैं मन्नत और धैर्य के रिश्ते के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाह रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं इन दोनों का क्या रिश्ता है, तुझसे ज्यादा अच्छी तरह से। 7 सालों तक मैंने देखा, मैं जानती हूँ कि धैर्य ने मैनू, तेरे डैडी जी को, मन्नत को, दुआ को किस तरह संभाला है, किस तरह दुआ को बाप की तरह पाला है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर याशिका और मलिका भी हैं, जो ऊपर खड़ी होकर पूरा तमाशा देख रही हैं। ये दोनों सोच रही होंगी कि आखिर कैसे इनके बीच वापस से तनाव लाया जाए। विक्रांत और मन्नत क्या मिल जाएंगे? क्या दुआ की कस्टडी विक्रांत को मिल जाएगी? और भी इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये है कि विक्रांत और मन्नत क्या सोच रहे हैं। उनकी सोच जहाँ तक जा रही है, उन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, हम तो यही कहेंगे। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज सोमवार है और ऐसे में दर्शकों को यह जरूर जानना होता है कि इस हफ्ते का हाई पॉइंट्स क्या होगा सीरियल्स का। तो हम आपको हाई पॉइंट्स से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। इस हफ्ते दर्शकों को मिहिर और तुलसी की शादी देखने को मिलेगी। अभी से उनकी शादी का पूरा समय बांध दिया गया है, क्योंकि मिहिर तुलसी को दोबारा शादी करने के लिए प्रपोज भी करेगा। हमारी शादी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ता है, किसी और की शादी हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं ये शादी तभी करूंगी अगर मम्मा आपसे शादी के लिए हाँ बोलेगी।
परी परी होगी। जैसा तुमने चाहा है शादी बिल्कुल वैसे होगी। तुलसी, क्या एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? अब बात करते हैं सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की। इस हफ्ते शो की कहानी में नया ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि अपराजिता का पति ललित उसके घर पहुंच जाएगा। तब अपराजिता को जोर का झटका जोरों से लगेगा। वहीं अपराजिता के घर वाले इस बात को लेकर खुश होंगे कि घर में तो दामाद जी आए हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी अपराजिता किन परेशानियों से गुजर रही है। कैसी हो बीवी जी? अब बात करते हैं सीरियल जगधात्री की। जगधात्री और शिवाय का एक नया मिशन शुरू होगा, मगर ये मार धाड़ वाला नहीं बल्कि प्यार वाला होगा, क्योंकि काफी समय बाद दर्शकों को इनका रोमांस देखने को मिलेगा। शिवाय पहली बार अपनी जगधात्री के लिए रोमांटिक डेट प्लान करेगा और अपने प्यार का इजहार करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब कहानी में नजर आएगा बैंड बाजा और बारात, क्योंकि राजीव भाटिया का सच सामने आने के बाद अब आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। यानी कि अब दर्शकों को बहुत ही जल्द शादी का ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अनु और आर्यवर्धन की शादी की बात तो कब से चल रही है, मगर अब वो ट्रैक जल्द ही शुरू होगा। तैयारी शुरू कर, इंतजाम ऐसा हो कि सबको पता चले कि वर्धन खानदान की शादी है। अगर आर्यवर्धन को बर्बाद करना है तो हम दोनों को शादी में शामिल होना पड़ेगा। फिर देखना शादी की अग्नि आर्यवर्धन की खुशियों की चिता कैसे बनती है। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। शांतनु और स्नेहा की शादी तो पक्की हो गई, मगर इसका गहरा सदमा किसी और को नहीं बल्कि सिद्धू को लगा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि शांतनु की शादी स्नेहा से हो, इसलिए आप आने वाले ट्रैक में देख सकेंगे जहां पर सिद्धू शांतनु को किडनैप कर लेगा। इसी लव ट्रायंगल पर पूरी कहानी इस हफ्ते चलने वाली है। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं शांतनु? तो सिद्धू का लॉकेट। जब कोई इंसान दीवानगी की हद पार कर जाता है ना, कुछ भी कर सकता है। तो नहीं कर सकता है, सब हम चाहते हैं उसको। कल हमने उसे नशे की हालत में ये कहते हुए सुना है कि वो अपने प्यार के बीच किसी को नहीं आने देगा। अब बात करते हैं सीरियल नागिन सीजन 7 की। नागिन की कहानी में लीप नजर आने वाला है, क्योंकि राधिका तो अनंता को जान से मार चुकी है, मगर कहीं ना कहीं अनंता का फिर से पुनर्जन्म होगा, तभी तो वो अपने दुश्मनों से बदला लेगी। जो कहानी अभी अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए तो अनंता को आना ही पड़ेगा। मैंने मारा है उसे, और अब तेरी बारी है नागिन की दासी। राधिका ड्रैगन है, वो जिंदा है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल मन सुंदर और मन अति सुंदर की, जिसके आने वाले ट्रैक में आपको महासंगम का एपिसोड देखने को मिलेगा। अब राधिया और रूही हमेशा एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं, और यहाँ भी आप कुछ ऐसा ही देखेंगे। एक तरफ राधिया और उसके परिवार को बचाती हुई नजर आएगी रूही, तो वहीं कहानी में ड्रामा भी होगा जब राधिया अपने ससुराल वालों के साथ एक पार्टी में जाएगी और वहाँ पर नाहर का हमशक्ल युग भी आएगा। युग राधिया और उसके परिवार वालों पर ये आरोप लगाएगा कि उन्होंने निहारिका को मौत के घाट उतार दिया है। सीरियल्स के हाई पॉइंट्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक इन्वेस्टिगेशन। ये है SBS इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन में हम करेंगे चीटिंग। ये तो चीटिंग है। तो लेट्स सी क्या है इनके सवाल। क्या आप रेडी हैं जेंट्स? I'm ready, brother. Okay. Come on, let's go. Bring it on. All right. पहला सवाल कौन उठाएगा? पहला सवाल। ओ, मैं तो एक भी सवाल नहीं उठा पाऊंगा। Use the other hand. दूसरा हाथ चला रवि।
ओके रियल लाइफ में अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपकी फैमिली को सबसे पहले क्या लगेगा कि क्या किया है? ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। मेरे फैमिली को लगेगा कि मैंने कुछ अतरंगी दैट यू वेंट अनफिल्टर्ड। हाँ है ना, बिल्कुल। कि इसको कितनी बारी बोला है, ऐसा नहीं बोलते, जो सोचते हैं वो बोलना नहीं है हर बार। एग्जैक्टली, और कुछ ऐसा लगा तो बोल दिया मैंने। आप दोनों की फैमिली को भी ऐसे लग सकता है? अच्छा, ये तीनों को बताना है? बता सकते हैं। मेरी फैमिली को क्या लगेगा? मेरी फैमिली को उन्हें लगेगा शायद किसी कैरेक्टर को देख के सोच के मुझे पकड़ लिया होगा। हालांकि उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे पकड़ते नहीं है, मेरे दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं पुलिस वाले। तो या आई एम सेफ दैट वे। मेरी फैमिली को लगेगा अरे ये तो ये सब छोड़ चुका था, ये वापस कहाँ से आ गया इसमें। नेक्स्ट चीट। जस्ट फॉर फन, अगर आपको किसी एक्टर को इन्वेस्टिगेट करना हुआ तो आप किसको करना चाहेंगे? वाह जी, आई थिंक शॉन पेन एक एक्टर हैं जिनको मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा कि वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं भाई। इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू बी अ शॉन पेन। इट्स जस्ट देयर आर सम पीपल जिनके क्राफ्ट से आप जेलस नहीं होते हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो देयर इज नो कंपैरिजन के जेलस तो कहाँ पे होंगे। सो आई रियली वांट टू नो हाउ ही ऑपरेट्स। डीप इन्वेस्टिगेशन, मतलब मैं 3rd डिग्री जाऊंगा उन पे कि बताओ क्या है, कैसे करते हो। ओह ओके, लेट्स सी व्हाट इज let me read this warning। ग्लोरी से व्यूअर्स को क्या टेक अवे मिलेगा और इसकी कहानी आपके हिसाब से किन फैक्टर्स में इंटरेस्टिंग है? सो ग्लोरी के व्यूअर्स को क्या टेक अवे मिलेगा और इसकी कहानी आपके हिसाब से किन किन फैक्टर्स को लेके इंटरेस्टिंग है? आई थिंक सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इट्स सेट अप इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड दैट टू बॉक्सिंग। और हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड। दोनों जो जॉनर्स हैं आपस में इनकी कभी शादी नहीं हुई है, एंड आई फील दिस इज़ a first of its kind, which is like kind of merging 2 different genres together. And yeah, so very excited for Glory. That makes it interesting. And one of the biggest takeaway I think would be I think the way we have tried to be honest and authentic to the world, जो कहीं ना कहीं एक स्टोरी टेलिंग में ड्यू टू उसको एक्साइटिंग बनाने के चक्कर में या थ्रिलिंग बनाने के चक्कर में मिस आउट हो जाता है. सो वी हैव ट्राइड टू काइंड ऑफ कीप इट वेरी ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट टू द सिचुएशंस एंड द वर्ल्ड दैट वी आर द कैरेक्टर्स आर इंटरैक्टिंग इन. Your turn. Let's see if that's in it. Guys want to jump in. Set पर किसकी हरियाणवी I read something else. हरियाणवी काफी फनी थी और कौन फ्लुएंट था? कुछ अपने अंदाज में सुनाइए. कुछ अपने अंदाज में सुनाइए. ये आप लोग ही करिए. आई थिंक सबसे फनी हरियाणवी तो कर्मन्या की थी एक्चुअली. बट लकीली ही इज नॉट एन एक्टर, तो वो ठीक. अच्छा, किस एक्टर की बताना है? आई सपोज किस एक्टर नहीं, लकीली मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए था ना. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि हरियाणवी फनी नहीं लगनी चाहिए. इसलिए सब एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है. एंड फ्लुएंसी तो मैं दे देता हूँ सुविंदर विकी जी को, बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली fluent and least amount of workshopping in Haryanvi he had to do. True. And अब किसकी अच्छी हो गई है कह सकते हैं कि अब धीरे-धीरे with the character सबकी हम सबकी actually सबकी आप हमें समझ में तो आ ही जाती है. क्योंकि आप वहाँ अगर कुछ भी समय बिताएंगे ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है वो वहाँ रह के. But you guys want to say something? नहीं, अब हम जब हरियाणा जाएंगे मुझे ऐसे लगता है हम और इजीली बातचीत कर सकते हैं आराम से. हाँ, बात समझ भी पाएंगे और थोड़ी कर भी पाएंगे. एनी स्लैंग जो आप लोगों ने वहाँ पे सीखी या समझी सबसे ज्यादा यूज होती है? एक छोटी चीज है, वो बोले रे डट जा. हाँ, डट जा.
रुक जा थोड़ा सा, जस्ट होल्ड ऑन, तो वो बहुत चलता है। Okay. डट जा। आपकी लाइफ में आपका लाइफ कोच कौन रहा है इन एक्टिंग एंड इन रियल लाइफ? एक्चुअली कोई रहा नहीं है मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्टिंग कोच या लाइफ कोच भी नहीं रहा है। ज़िंदगी ही सबसे बड़ी लाइफ कोच रही है, तो काफ़ी चीज़ों से सीखा है। एक्सपीरियंसेस हैं जो सबसे बड़ा लाइफ कोच रहे हैं। बाकी हाँ, मेरी वाइफ आकांक्षा, वो बहुत समय से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, कॉलेज से हम दोनों साथ थिएटर किया करते थे, तो वो एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर है मेरे साथ जो कि हमेशा मुझे एक रियलिटी चेक देता है, जो कि बिना कुछ कहे समझ जाती हैं सारी बातें, और जिनके साथ जाके आई कैन जस्ट एक्सप्रेस एनीथिंग। सो थैंकफुली बिकॉज उन्होंने भी थिएटर किया हुआ है, तो वो उस नज़रिए से भी समझ पाती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड बिकॉज शी रियली लाइक्स टू रीड एंड रिसर्च अबाउट न्यू थिंग्स, तो जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे हमेशा एक नई चीज़ के बारे में पता चलता है, दैट शी इज़ लर्निंग दिस नाउ, सो दैट्स बिन वेरी रिफ्रेशिंग। तो और ज़िंदगी कैसे जीनी है वो बहुत सिखाया उन्होंने मुझे कि क्या और चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मेरी लाइफ में तो एक ही चीज़ थी, एक्टिंग, उसी पे तो, बट आई थिंक शी हैज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो होती हैं वो मेरी उन्होंने करी हैं। सो या माई वाइफ आकांक्षा इज़ एक्चुअली माई लाइफ कोच। थैंक यू। रुक भाई, होलिया, आई थिंक इट्स होलिया भाई, होलिया। Took the bottle out of it. I know. Okay, गिर जा थोड़ी देर। एक्टिंग मुश्किल है या बॉक्सिंग? तो क्या सवाल निकला है तो, वाह। एक्टिंग मुश्किल है या बॉक्सिंग? ट्रेनिंग में कितना मज़ा आया? मुझे लगा था कि ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक बॉक्सर का किरदार निभाना चाहता था। पर जैसे ही मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो मुझे अपनी औकात पता चल गई, और मुझे समझ में आ गया कि एक एथलीट होना, एक स्पोर्ट्समैन होना, एक बॉक्सर होना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू, एंड रियली बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल द बॉक्सर्स। एक्टिंग मुश्किल है या बॉक्सिंग? आई थिंक बॉक्सिंग की एक्टिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको ना तो छूना है और रिएक्शन भी देना है कि आपने टच किया है, और ना किसी और को छूने देना है। करेक्ट। आपको ये सारी चीज़, मतलब आपको उस फ्लो में इमोट भी करना है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप टेक्निकली आधा सेंटीमीटर भी आगे या पीछे नहीं है, अपने मार्क पर है। यू कैन नॉट शिफ्ट योर बैलेंस, नथिंग लाइक दैट, एंड स्टिल यू आर गोइंग विद द एंटायर फ्लो। Wow, now that I'm thinking about it, how did we do it, man? How did you do it? Yeah, it's amazing, seriously. But what a journey, really. One of the most addictive things I've ever done, and I'm going to continue with boxing. पर मुश्किल है एक्टिंग, ये बात जान लो सब। I feel ये लास्ट राउंड है। हाँ। Woo! देवेंदु, come on. कैसी बात है? One more. It had to. देवेंदु, अगर मुन्ना भैया और पुलकित फुकरे का हनी अगर ग्लोरी के अखाड़े में उतरता तो क्या करता? यानी मुन्ना और अगर हनी उतरते तो वो क्या करते? Yes. अखाड़े में, यही पूछना चाहते हैं हम। Yes. हाँ, समझ रहे हैं हमसे। Correct. तो फर्स्ट रिएक्शंस क्या होते हैं उनके अखाड़े के अंदर? फर्स्ट रिएक्शन क्या होते? मुन्ना के लिए देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अखाड़े में, बिकॉज ही ऑलवेज हैज़ अ कट्टा विद हिम। सो वो उतना फिजिकल आदमी तो नहीं है, प्यारा सा इंसान है, तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास तो नहीं रखता है, जस्टिस करने में विश्वास रखता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी वो करने में। लेकिन एज ही वॉज अ कैरेक्टर, वो मुश्किल में पड़ ही जाता है कुछ ना कुछ करके। क्या करता पता नहीं, गलत आदमी से भिड़ जाता, लेकिन हाँ मज़ा तो बहुत आता। हनी जी? और हनी को एक्चुअली आदत है कट्टे से बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करने की, क्योंकि भोली पंजाबन की वजह से। तो आई थिंक वो स्मार्टली नेगोशिएट करके, मैनेज करके मुन्ना को प्रॉफिट भी दिखाता कि भाई इसमें अपन दोनों पैसे बनाएंगे, तो शायद मुन्ना और वो एक ही टीम में हो जाते हैं। मुन्ना को मुनाफा।
ओके, ये मैं करण के लिए पढ़ रहा हूँ। रियल लाइफ में आपका पंचिंग बैग कौन है जिससे आप अपने मन की भड़ास निकालते हो? Oh, I can't say that publicly. Come on. भड़ास नहीं निकालनी, बस बता दो किस में निकालते। राइटर्स पर्सपेक्टिव से ही बता दीजिए। किसके पर्सपेक्टिव से? राइटर्स पर्सपेक्टिव से ही बता राइटर्स दीजिए। पर्सपेक्टिव से नहीं, वो पंचिंग बैग पे ही निकालते हैं हम राइटर्स ऑल्सो लाइक एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है एक जगह बैठ के लिखना, और यू नो इट्स जस्ट दैट इट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल activity that is required to make it happen. इस सवाल पे I know this is not the question. इस सवाल पे बेसिकली इसमें ऐसे पूछा है कि जब आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, you have a person in your life जिससे आप go through कर, मतलब you go just at that place and you just burst out there. तो वो person कौन है? No, that's not the punching bag. That's the opposite. वही Comfort. मतलब I feel हम लोग obviously we take things as कि यार हम इस इंसान को कुछ भी बोल सकते हैं and that person becomes a punching bag for us. That is what I want to say कि nobody should be your punching bag ever. It should always be a discussion. It should always be a sharing. आप because the other person also might be going through something, right? So you got to be always be empathetic about that fact and discuss करने के लिए I think there are गिन के 2 या 3 ही लोग होते हैं जिंदगी में जिनसे आप डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड, बिल्कुल विदाउट जजमेंट. फॉर मी that used to be my mom. Now also, like in my heart, I do talk to her, and for me, it is also Kriti. So yeah, these two would be my sounding board, if I can say that. और पंचेस जो हैं वो आप रिंग के लिए बचा के रखिए और एक्टर्स जो हैं वो डायलॉग के लिए बचा के रखिए. बाकी एक आम आदमी अपने पंचेस को अपनी जेब में ही रखिए. You don't need punches. ओके, जाते थे व्यूअर्स से क्या कहेंगे? कि हम जा रहे हैं व्यूअर्स. लेकिन आप देखिए ग्लोरी 1st of May ऑन नेटफ्लिक्स. हमने बड़ा मज़ा किया है ये बनाने में चीज़, और एक नए तरीके की चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स, ड्रामा, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारी अलग अलग नाना प्रकार की वस्तुएं हैं इसमें. तो होपफुली इट्स अ बुफे ऑफ सॉर्ट्स. तो आपको जो पसंद आएगा आप इसमें वो चीज़ देख के मज़ा ले सकते हैं. रेस्ट या जस्ट या लिव वेल मैन, या पीस. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे. ईशा और सूरज के लिए इन दिनों राइटर साहब बहुत ही खूबसूरत सीन लिखा कर रही हैं. हर सीन में प्यार झलकता है. हिमाना की सूरज की जिंदगी से ईशा चली गई है, लेकिन अब राइटर पूरी कोशिश कर रही हैं ईशा को दोबारा से सूरज की जिंदगी में लाने का. अब दफ्तर में तो ये रोज ही मिला करते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे कुछ रोमांटिक पल हो ही जाया करते हैं जिन्हें देखकर फैंस का दिल खुश हो जाता है. कभी बालों में फूल लग जाता है तो कभी आशिकी 2 वाला सीन बन जाता है. अब डरने की बात नहीं है क्योंकि इसमें इस सूरज के ब्रह्मचर्य पर कोई आपदा नहीं आ रही है. सूरज के ऑफिस में कोई न कोई सीन ऐसा बन ही जाता है. और हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे सूरज के पीए की, जो कि इनकी लाइफ में गुदगुदाने वाले पल ले ही आते हैं. तो बेसिकली सूरज एक नई चीज़ टेंडर ढूंढ रहे होते हैं कि टेंडर अप्रूवल हो जाए. तो कहीं ईशा को वो रिसर्च में आरव का नाम दिखता है क्योंकि सब काम पे लगे हैं कि नहीं अच्छी चीज़ मिली, अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ नया. क्योंकि ऑफ कोर्स सूरज IAS है तो बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने हैं. तो उसमें आरव का नाम मिल जाता है ईशा को और ईशा फिर शॉक हो जाती है कि आरव ने टेंडर भरा है, मतलब उसे इंटरेस्ट है और ऐसे चीज़ें.
फिर वो आरव को मैसेज करती है तो आरव कहता है नहीं मैंने नहीं भरा ऐसा कुछ। तो हम दोनों शॉक हो जाते हैं कि आरव ने नहीं भरा तो किसने, तो हम गैस करते हैं कि काव्या ही हो सकती है क्योंकि काव्या के पास ही डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। तो हम कहते हैं काव्या ने भरा है। फिर मैं ऐसे होप करती हूँ कि अगर एक बार ये अप्रूव हो जाए तो आरव की लाइफ सेट हो जाएगी। तो सूरज उसमें फेयर प्ले कर रहे हैं कि मैं ऐसे कोई फेवर में नहीं करूँगा काम, जो राइट होगा रॉन्ग होगा उस हिसाब से, बिकॉज बहुत जन की इसमें चाह होती है, मेहनत होती है, सब इतने होप से आते हैं और मैं बस जानता हूँ इसलिए नहीं कर दूंगा। तो ईशा उस चीज़ पे तो प्राउड फील होती है। बस ईशा कहती है कि हाँ एक बार चेक कर लो सही है गलत क्राइटेरिया, वरना रिजेक्ट कर देना, मैं ऐसा कोई इशू नहीं, वो भी लायक नहीं होगा। तो वही चीज़ फेयर प्ले हो रही है। तो उसी में सूरज हम बात कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो ईशा सूरज का नोक जोक और आशिकी 2 वाला सीन, दुपट्टा आ जाता है। तो ऑफकोर्स ब्रह्मचर्य अभी भी है, तो ब्रह्मचर्य में रोमांस थोड़ा थोड़ा होता रहता है ईशा सूरज का। तो उसी में पीए सर आते हैं और पीए सर वो थोड़ा सा अपना फन जोन लाते हैं कि मेरी बीवी ने कहा है कि 10,000 स्टेप चलना, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो हम थोड़ा सा वो कॉमिक हंसते हैं कि बीवी से डरते हैं ये। अब कितने दिनों से कहानी में आरव और काव्या की बातें चल रही है। आरव के नाम पर काव्या ने टेंडर भरा है। अब सूरज का कहना है कि भले ही परिवार के लोग क्यों न हो, जो काबिल रहेगा टेंडर उसे ही मिलेगा। और देखिए आरव को टेंडर मिल गया, इसका मतलब काव्या ने अच्छा काम किया था। अब इन दोनों आरव सूरज से नाराज चल रहा है, इसीलिए सूरज ने ईशा से कहा है कि वो आरव को ना बताए कि काव्या ने टेंडर भरा है। हाँ लेटर वो लाए, अप्रूवल लाए टेंडर की कौन सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें आरव का ही नाम था। तो मैं फिर वो खुशी से खुश हो जाती हूँ और सूरज को कहती हूँ देखा मेरे कान्हा जी सबकी बात सुनते हैं, मेरे साथ तो हमेशा से थे और रहेंगे। तो वो उसमें खुश हो जाती हूँ और मैं उसमें खुशी खुशी में बोल देती हूँ देखा पति ब्रह्मचारी जी, बोलने वाली थी और रुक जाती हूँ। फिर घुमा देती हूँ, ऑफकोर्स पीए सर भी थे तो कि देखा बॉस, ऐसे करके घुमा दिया। और फिर मैं बस जाने वाली होती हूँ कि अब ये पास्ट वाली बात ना शुरू कर दे। तो सूरज वही कहते हैं कि ये मत बताना आरव को कि काव्या ने ये सब किया है। तो मैं भी वो कहती हूँ कि हाँ ये नहीं पता चलने, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि आरव को अगर पता चला तो वो अभी कुछ नहीं कहेगा, पर आगे इन फ्यूचर वो दोनों का मतलब सॉर्ट हो गई सारी चीज़ें, तो कभी कुछ झगड़ा हुआ, ये होते रहते हैं झगड़े, तो हुआ तो आरव इसी बात को लेके बैठ जाएगा और ऐसे बिहेव करेगा जैसा वो अब भी कर रहा है। तो इसलिए हमने ऐसा सोचा कि काव्या के बारे में नहीं बताना, बस तेरा नाम इसमें आ गया, ये चीज़ थी। तो ओवरऑल ये सीन चल रहा था हमारा। थैंक यू सो मच। अब ईशा और सूरज एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, परिवार वालों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो भाई आगे आप दोनों का इरादा क्या है? इस सूरज को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा भी हो गया है कि ईशा के साथ कुछ गलत हो रहा है और ईशा ने सूरज को IAS ऑफिसर बनाने के पीछे बलिदान दिया है बहुत बड़ा। इसका पता जल्द ही सूरज को लग जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आ गई वो जो रीत की किस्मत के सितारे को चमकाएगी, यानी कि चमकी। अब इनका नाम जरूर चमकी है, लेकिन इनका अंदाज सबसे हटकर है। इनके हाथ में एक फोन भी है जिससे ये व्लॉग बनाती हैं। नमस्कार व्यूअर्स, अब इंतजार हुआ खत्म क्योंकि हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, रीत मैडम जी के घर। हाँ, देखिए चमकी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। रीत मैडम जी फिट से और भौजाई नंबर 2 भौजाई आप भी हेलो बोलेंगे व्यूअर्स को क्या दिख रही बोलिए ना। हेलो और व्यूअर्स ये घर के एक्चुअली ठीक है सर फाइन। ये
यस, ये घर के सबसे बड़े ओल्ड बुजुर्ग है बाबूजी। बाबूजी जरा आशीर्वाद देंगे प्रणाम करके सब। ये घर की सबसे छुटकी है, तुम जरा हमारे घर को हेलो बोलो। हाँ, ये पूरा फैमिली है इनका, रीत मैडम जी का। रीत मैडम जी एकदम सही कह रही है, बड़े बुजुर्ग लव चमकी। रीत बेटा, मेरे आसपास किसी पराई औरत को बता दे तो मैं शादीशुदा हूं भाई। OMG व्यूअर्स, लगता है बाबूजी एकदम शाय टाइप के हैं, लेकिन आप एक सेल्फी ले सकते हो। चमकी। अब आप लोग सोचेंगे कि घर में इस नए मेहमान की एंट्री कहां से हो गई, तो हम आपको बता दें कि इन्हें लाने वाली कोई और नहीं बल्कि रीत ही है। रीत चमकी को इसीलिए लेकर आई है ताकि वो बुआ जी के कामों में उसकी मदद कर सके, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन सच तो कुछ और ही है। अगर आपने अभी तक चमकी को पहचाना नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये चमकी नहीं बल्कि दिव्या है। दिव्या जो घर में आई है बुआ जी की जासूसी करने। एक्चुअली मेरा नाम है चमकी एंड चमकी जो है बुआ जी को अभी पकड़ने के लिए घर में आई है, क्योंकि हमें कोई किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है कि बुआ जी असली में बुआ जी हैं या शालिनी जी है, शालिनी जी हैं। मेरे दांत मुझे अलाउ नहीं कर रहे बोलना, तो इसलिए हम लोगों ने मैंने और रीत ने प्लान बनाया है कि हम घर में ऐसे भेष बदल के मैं आऊँगी और बुआ जी के आसपास ही रहूँगी ताकि मुझे पता चल पाए कि बुआ जी क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। तो अभी बुआ जी को पकड़ने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। अब देखिए ना, बुआ जी कब से घर में शालिनी बनकर रह रही हैं। रीत को तो पक्का शक है कि ये शालिनी नहीं बल्कि बुआ जी हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके। इसीलिए तो दिव्या और रीत ने मिलकर ये प्लान बनाया है, जहां पर चमकी अब हमेशा बुआ जी के साथ रहेगी और ऐसे में उन पर नजर रखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हमने ऐसे डिसाइड किया कि वो और क्या डिफरेंट कर सकती है, उसको दिव्या से कैसे अलग दिखा सकते हैं। तो दिव्या और मैं उसमें एक सिमिलरिटी है कि दोनों फ़ोन की बहुत शौकीन है और हमने फ़ोन जानबूझ के यूज़ किया है ताकि बुआ जी कहीं पे भी अगर हमें ऐसा लगे कि कुछ करने वाली हैं तो चमकी अपना फ़ोन यूज़ करके उन्हें तुरंत पकड़ सके। ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है, मुझे किसी ने बोला नहीं है, पर आई थिंक उसको एक इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए कि वो कैसे चटपटी सी है वो दिखाने के लिए हम वो ब्लॉगिंग भी करती है और अपने व्यूअर्स को सारी चीज़ें बताती है जो होता रहता है, विच इज़ यूथ। तो आप लोगों को सब कुछ बताएगी वो जो भी घर में होगा। यहाँ राघव को भी रीत यही यकीन दिला रही है कि शालिनी पर उसे पूरा शक है। अब देखना तो ये होगा कि क्या रीत को बुआ जी के खिलाफ कोई सबूत मिलेगा, क्योंकि सबूत के बलबूते पर ही तो वो उनकी पोल पट्टी खोल पाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चोरी आखिर कब तक पकड़ी नहीं जाएगी। और यहाँ तो अग्नि ने कोई चोरी नहीं की बल्कि नाहर को मौत के घाट उतार दिया है, तो उसका सच तो सबके सामने आना ही चाहिए ना। अब नाहर को अग्नि पर यूं चिल्लाते हुए देख आप ये जरूर कहेंगे कि नाहर तो जिंदा है, लेकिन वो क्या है ना कि आप अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं जरूरी नहीं होता कि वो सब कुछ सच हो। अपनी स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ना वो नाहर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है जिसे रूही लेकर आई है ताकि वो अग्नि का सच सबके सामने लेकर आए। वो रूही को मारने जाती है लेकिन हादसा हो जाता है और नाहर गिर जाता है नीचे, तो अग्नि का सारा सपना वहीं टूट जाता है। पर अचानक से नाहर वापस आ जाता है और अग्नि डर गई है क्योंकि अग्नि ने देखा था कि नाहर ने उसको वहाँ देखा था उस वक्त।
तो अग्नि डर गई है कि कहीं नाहर सबको मेरा राज ना बता दे, और कहीं नाहर ने सच बोल दिया तो मुझे इस घर से निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे ऊपर वैसे ही बहुत लोन है और मैं अपने बच्चे से भी दूर नहीं जाना चाहती हूँ। तो ये सारे डर हैं, और नाहर अभी तक मुझसे कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं डर रही हूँ कि वो कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, और अभी तक क्यों नहीं बोला उसने। तो ये सारी कन्फ्यूज़न चल रही है। बहुत जल्दी आप एपिसोड देखो, आपको पता चलेगा कि नाहर अभी तक चुप क्यों है। फैमिली तो उसको धक्के मार के बाहर निकालेगी। वो तो रिएक्शन क्या, हम लोग तो कोई बिना प्रूफ के भी हम इसको घर में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अग्नि हमें पता है कि बहुत ही चंड चतुर चालाक किस्म की लड़की है अग्नि, नॉट अनन्या, एंड हम उसको बिल्कुल भी घर में देखना ही नहीं चाहते हैं। कल भी हम लोग का ऐसे ही सीन गया था कि मैंने इसको बोला घर में हमें तुम भाती नहीं हो, तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, हम में से कोई तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है घर में। तो हम तो चाहते हैं कि निकल जाए। अब सबूत मिल जाएगा उसके बाद तो हम इसको बिल्कुल भी रहने ही नहीं देंगे, ना रूहान के आसपास ना रूही नाहर के आसपास। तो बस हम यही चाहते हैं। पर जैसा कि आप सब जानते हो अग्नि इतने जल्दी गिव अप नहीं करती है। ये सारी की सारी प्लानिंग रूही और नाहर के हमशक्ल की है। जरा देखिए, यहाँ रूही छुप छुप कर वीडियो भी बना रही है ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि क्या वाकई में अग्नि ने ही नाहर और उसे मारने की कोशिश की थी। अब कुछ पल के लिए तो हमें लगा कि नाहर के गुस्से को देखकर अग्नि सब कुछ बता देगी, लेकिन भाई आप तो जानते ही हैं कि कहानी में ट्विस्ट इतनी जल्दी नहीं खुलता। और फिर जब नाहर का गुस्सा देखा अग्नि ने तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि ये तो नाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाहर रूहान को कभी इस तरह से नहीं डांटता था। और अग्नि के पास बहुत सारे प्लान्स हैं और उसका दिमाग भी बहुत तेज़ है, तो इतने जल्दी तो मैं अपना सच नहीं बाहर आने दूंगी। मैं कोशिश करूंगी जब तक मैं उस चीज़ को ड्रामा करके कि भाई मैनिपुलेट करके कि भाई मैंने जान के नहीं किया था, मैं तो सिर्फ यहाँ ऐसे ही थी, जैसे अभी इसके दिमाग में चल भी रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे प्लान्स हैं कि मुझे कैसे खुद को बचाना है, पर मैं क्या करने वाली हूँ आगे उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। नाहर को पहले से ही मेरे ऊपर शक था कि अग्नि आई है, कहीं फिर से कोई कांड ना करे, और कांड कर भी दिया मैंने, लेकिन मेरा इंटेंशन नाहर को नुकसान पहुंचाना कभी नहीं था, रूही को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। रूही अब नाहर के हमशक्ल के साथ मिलकर अग्नि का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। अब अगर वो ऐसा कर भी देती है ना, तो उसके बाद सवाल ये उठेगा कि कहानी में अब क्या होगा। क्या नाहर लौट कर आएगा, या फिर ये जो नया हीरो है इसी के साथ रूही की लव स्टोरी बनाई जाएगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तू चिंता मत, आ गया। हाँ मैं, तुम्हें क्या लगा जिंदगी में घुमा तुम मेरी बहन को एक हफ्ते में? हाँ नहीं भैया, भैया नहीं भैया, भैया नहीं भैया, भैया भैया अकेली नहीं है वो, मैं इसके साथ हूँ। और आज मैं अपनी बहन को आजाद करके यहाँ से लेके चला, आप सबके सामने और तुम्हारे सामने। तुम्हें फिर से चलता फिरता देख के खुशी हुई है हमें, पर तुम्हारी बहन हमारी कंपाउंडर पत्नी है, हमारी शादी कर ली है इसने, हम प्यार करती है हमसे, कहीं नहीं जाएगी। एक तरफ है सैया और दूसरी तरफ है भैया। आखिर करे तो क्या करे रूहानी। बीच मझधार में ऐसा फंसी है कि किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल काम है। हो क्या गया तुझे? चल रूहानी। रूहानी के
भाई को अब होश आ गया है और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि गुरु और रूहानी अब साथ रहें। उसे तो यही पता है ना कि गुरु तो एक गुंडा ही है जो हमारे पीछे पड़ा है, जिसने उसको गोली मारी है। एक्सक्यूज मी, पीछे भी पड़ा है, हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। उसको ऑफ कोर्स गोली मारी है, उसको इतना परेशान किया है। तो उसके हमें तो किया था, तुमने शादी से पहले बहुत परेशान किया था। भैया बहुत गुस्से में है, वो नहीं चाहते कि मैं गुरु से मिलूं या हमारा परिवार मिले, वो घर आए। तो आगे जाके मे भी यही सब चलेगा अभी फ़िलहाल तो। और ये है कि हम दोनों के बीच में गलतफहमियां बहुत बनने वाली है आगे जाके। परिवार वाले भी इसके हैं जो कि मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। रूहानी और गुरु की लव स्टोरी में अभी अभी तो वो मोड़ आया ही था जहां दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करने वाले थे। जरा देखिए, इनके बीच की केमिस्ट्री चीख चीख कर कह रही है कि अब इन्हें एक कर ही देना चाहिए। लगता है कि आज दोनों मस्ती वाले मूड में हैं, तभी तो फोटो खिंचाते खिंचाते इनकी ये नोक-झोंक भी चल रही है। गुरु के फैन से हम ये कहेंगे कि इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे जो राधिका की जिंदगी से ये दुख खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता है? वो जहाँ भी जाती है उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसके नसीब में आंसू ही आ जाते हैं। अब देखिए, वीर के घर वो गई थी क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था कि उसे वीर की सगाई में जाना चाहिए। अब राधिका वहाँ पहुँची और भगवान ने कुछ ऐसा किया कि वीर के हाथों से सिंदूर गिरा और सीधे राधिका की मांग भर गई। पता नहीं कौन डाल गया, ऐसे कैसे कोई ये सब करके जा सकता है। I mean, this is so wrong. पता नहीं, सच में नहीं पता कौन कर गया। गलत तो है, ऐसे थोड़ा डालते हैं। सही बात। अब ये भगवान का इशारा है कि वीर और राधिका दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब राधिका के मांग में सिंदूर गिरा तब घर में बवाल हुआ होगा। खूब सारे ताने राधिका को सुनने मिले। अब राधिका रोते रोते वहाँ से अपने घर आई। रीज़न यही है कि जब इनके घर में आई थी तो बहुत ही ह्यूमिलेशन जहन सहन करना पड़ा मुझे, झेलना पड़ा मुझे जहन सहन। तो उसके बाद राधिका ऐसी थी कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे। आई थिंक ये सबके लिए बेहतर है कि मैं उस घर में जाऊँ ही ना और इनकी शादी में कोई भी खलल ना डालूँ, इसलिए वो मना कर रही थी। बट मम्मी फोर्स करती हैं और इवेंचुअली शी एंड अप सेइंग यस, क्योंकि वो लक्ष्मी जी को मना नहीं कर सकती। जब राधिका की हालत परिवार वालों ने देखी तो वो भी चिंता में पड़ गए कि आखिर राधिका को क्या हुआ। वहीं वीर भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भगवान, राधिका की जिंदगी में जितने भी दुख है ना,
ये सब मेरी झोली में डाल दो। अब वीर ऐसा नहीं हो सकता है। राधिका के दुख नहीं बल्कि भगवान ने राधिका को ही तुम्हें देने का फैसला लिया है, तभी तो उसकी मांग भरी है। ऊपर वाले का है, सही बात है। कुछ तो होगा, कुछ तो ऊपर वाले ने सोच समझ के, जिसके हाथों भी डलवाया होगा, सोच समझ के डलवाया होगा। बात तो सही है, बात तो सही है। आपने डाला है क्या? ये जानने के लिए भाई भगवान से तो एक ही मुराद मांग रहा है वीर की, भाई राधिका जी की ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ़ें सब दूर हो जाए, और अगर नहीं दूर हो रही तो हमको दे दो, लेकिन इनको फ्री करो दुख दर्द से। साथ में कहाँ भाग के, ये भगा के भी पता नहीं गर्मी में कहीं लेके जाएंगे। प्रॉब्लम तो वो है, सिटी रामदेव यही दो जगह। भाग जाओ रामदेव। नहीं, एक्चुअली ये सवाल मैंने अभी खुद पूछा था अपनी क्रिएटिव टीम से कि कब तक है ये रोना धोना। मैंने भी पूछा था, पता नहीं कब तक है, गॉड नोस। पर जो भी सीक्वेंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छे होने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। और जहाँ तक आप भी तो प्यार करते हैं राधिका से, फिर घर वालों से कह दीजिए ना कि आप राधिका से प्यार करते हैं। अब बहुत हो गया दोस्ती वाला खेल, अब प्यार को इजहार करने का वक्त है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज की महफिल में इसलिए नूर है क्योंकि यहाँ अशनूर की बर्थडे पार्टी हो रही है। पार्टी का समा जब होता है तब नए पुराने दोस्तों का मिलना जुलना भी होता है। अशनूर का जन्मदिन 3 मई को होता है, इसलिए अपने जन्मदिन पर उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को पार्टी दी। महफिल में नूर तो है मगर दोस्तों से तो महफिल में 4 चांद लगते हैं। वैसे अशनूर अपनी इस बर्थडे पार्टी में काफी ग्लो कर रही थी क्योंकि अब वो अपनी फिटनेस पर खास ध्यान दे रही हैं। लोग बढ़ गए हैं, प्यार बढ़ गया है, पहले भी था बट अभी जस्ट एम्पलीफाइड एंड जेन्युइनली फील सो गुड। आप लोग भी आते हमेशा बर्थडे स्पेशल करते हैं। मेरे फैंस 100 डेज का काउंटडाउन, एनजीओज में जाके स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रहे हैं, ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, ओल्ड एज होम्स में जा रहे हैं। सो इट जनरली फील सो गुड सीइंग ऑल द ओवरवेलमिंग ओवरपोरिंग लव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई गेस हर बार मैंने लाइट कलर पहना है, दिस टाइम आई थॉट मैं कुछ डार्क पहनती हूँ, कुछ डिफरेंट पहनती हूँ एंड दैट्स व्हाट इट इज। I guess I'm really looking forward to this year because I hope it comes in. I have a feeling it's going to be good and I always focus on the positive. And and I guess इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले मुझे, genuinely इतना प्यार करते हैं दिल से and I think it's a beautiful thing. And I love Taylor Swift also. उनका Taylor Swift का एक गाना भी 22, so I've been wanting to play that and I finally get to do that.
इस पार्टी में बिग बॉस सीजन 19 का रीयूनियन भी हुआ, इसलिए तो सभी एक साथ मीडिया के सामने रूबरू हुए। गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, नगमा मिराजकर, बसीर अली, कुनिका, ये सभी तो नजर आए ही, मगर इस पार्टी में आवेश दरबार कहीं भी नजर नहीं आए। शायद कहीं इसकी वजह नगमा मिराजकर तो नहीं। वहीं बिग बॉस के अलावा सीरियल सुमन इंदौरी का भी रियूनियन हुआ। अश्नू ने अपने साथी कलाकार ज़हन इमाम और बाकी कलाकारों के साथ पिक्चर खिंचवाई। 80% सब दिखाई दिए एंड इट वाज वेरी नाइस। सबको मिलके बहुत मज़ा आया। एज आई सेड कि वो एक परिवार जैसा हो गया था। 91 डेज मैंने गुजारे उनके साथ और जो एंड तक पहुँचे उसमें से कई मेरे फेवरेट थे, मतलब सारे ही थे फेवरेट। एंड अश्नूर इज़ अ फाइटर। आई थिंक अश्नूर इज़ नाउ देयर आर गोइंग टू बी न्यू एवेन्यूज़ फॉर हर। फिल्में करेंगी और बहुत सी चीज़ें करेंगी। She is a strong-headed and a very positive girl. जब मैं 22 की थी तो मेरे पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। मैं उस टाइम स्ट्रगल कर रही थी और बहुत सारी जद्दोजहद से गुजर रही थी, तो मैं वो बातें इस वक्त करके मैं भूल गई हूँ सब। हाँ, so I did not celebrate my 22nd, 21st, 23rd, 24th. I think 25 या 26वें जन्म में 26th birthday maybe I celebrated. I wish her happy birthday and she's the most humble person I know. बहुत उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे फर्स्ट शो पे, even though हम तभी इतने अच्छे दोस्त नहीं थे। तो I am very grateful to her and touchwood I wish her all the best in life. एक्चुअली हम लोग सब अपनी लाइफ में, मैं पहले ही सबको बोलता था बिग बॉस के अंदर, पता नहीं ये दिखाया कि नहीं दिखाया, कि मैं सबको बोलता था कि इस शो के बाद सब और बिजी हो जाएंगे इन वॉट एवर लिटिल वे वी कैन। हम एक्टर्स हैं, हमारी अलग स्ट्रीम्स हैं प्रॉब्ली। जैसे आज मैं प्रणीत को बहुत दिन के बाद मिला, बजाज को बहुत दिन के बाद मिला, नगमा, कुनिका जी को इतने दिन के बाद मिला, बसीर मिला, नेहल अभी आई। सो कोई छूटा तो नहीं ना? अश्नूर की तो बर्थडे है यार, मतलब उसकी तो बर्थडे की वजह से हम सब मिले ना। सो दैट इज़ द होल आइडिया। एंड मैं बाहर था, मैं शायद इस इवेंट में नहीं आ पाता, इसलिए मैं प्रॉपर्ली ड्रेस भी नहीं हूँ। मैं सीधे बाहर से ही आ रहा हूँ। मेरा एक इवेंट था, मैं मुंबई में नहीं था, सो आई जस्ट ड्रोव डाउन। मैं घर भी नहीं गया हूँ, मैं सीधे यहीं आ गया हूँ। सो मैंने अश्नूर को भी बोला कि भाई अब मेरे को आ रही है नींद, अब मैं जा रहा हूँ घर। बट इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस और सबसे मिला, मेरी आवाज़ बैठ गई अंदर, इतना लाउड म्यूजिक था। Yeah, so it's a lovely affair meeting all of them. Hey, happy birthday to Ashnoor. May God bless you and you have everything what you want. You should get it and may God give you the best and the best. And आपकी जो भी ख्वाहिशें वो सब पूरी हो जाएं. So मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं जन्मदिन की. Thank you. इस पार्टी में प्रोड्यूसर राजन शाही और उनकी बेटी इशिका शाही भी नजर आई। और देखो, जब प्रोड्यूसर राजन शाही शो अनुपमा के अनुज यानी कि गौरव खन्ना से मिले तो कितनी ढेर सारी बातें हुई। किस्मत बहुत बड़ी चीज है। टू जहाँ भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, बट साथ में मिल ही जाएंगे पक्का। फॉर ऑल खुशी इस बात की है कि अश्नूर का जन्मदिन है और हम सब आए। बहुत ही मतलब वेरी हार्ड वर्किंग, गुड, नाइस ह्यूमन बीइंग। एंड खुशी इस बात की है कि एक कनेक्शन है गौरव के साथ भी, क्योंकि इन दोनों ने 2 जनरेशन के साथ काम किया है। हाँ। जैसे अश्नूर ने काम किया रिश्ता कहलाता है में, एंड वो फैमिली की तरह है, मतलब। एंड फिर काम किया इशिका के यूट्यूब चैनल, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में काम किया अश्नूर ने। गौरव ने भी काम किया मेरे साथ अनुपमा में और करेंगे अनुपमा में और थू और इशिका के डायरेक्टर्स का यूट्यूब चैनल में भी गौरव ने बहुत खूबसूरत नरेटर का बनाया। तो एक अच्छी फैमिली मिली, एक अच्छा नया कॉम्बिनेशन है। एंड आई एम सो हैप्पी 2 जनरेशन के साथ ये दोनों खूबसूरत लोग जुड़े हैं। I am standing with 2 of my best directors. I am telling you, एक बेस्ट स्टोरी टेलर और एक मोस्ट विजनरी। मैंने बोला था सर को कि इशिका इज वेरी विजनरी एंड आई नो वेयर शी विल रीच बिकॉज शी हैज द राइट हेड ऑन द राइट शोल्डर्स। और पेडिग्री देख लें आप। वहीं इनके अलावा रोहन मेहरा, आशीष सिंह, सुरभि चांदना, रिया शर्मा, ऋषिता कोठारी, कन्वर और एलिस भी इस पार्टी में पहुंचे।
पर मेरा नहीं है, अशनूर का है। इसके लिए मैं तैयार होकर आई हूँ। जी मैं मिली, बहुत प्यारी लग रही है वो। और बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो अशनूर मैं सबसे पहले उसे मिली थी इन इनिशियल डेज ऑफ माई करियर। ऑफ कोर्स शी इज़ बीन अ चाइल्ड एक्टर, वो बचपन से काम कर रही है एंड स्टिल शी वॉज सो स्वीट, सो ग्राउंडेड। तो वो जो उसका पहला जेस्चर था, जब आप नए आते हो और आप बहुत कॉन्शियस रहते हो बहुत सारी चीज़ों को लेके, बट शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु नेवर मेड मी फील कि आप नए आए हो या आप बाहर से हो। सो शी मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिमेंबर अबाउट हर। एंड शी इज़ स्टिल वेरी स्वीट, वेरी नाइस पर्सन। मेरा 22 चला गया है, मैंने ऐसे कुछ सेलिब्रेट नहीं किया था शायद, नहीं वो शायद मैं उन दिनों की बातें कर रही थी तभी वो ख़त्म हुआ था। मेरे फैंस ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए मेरे वो 3-4 साल जो बर्थडे थे, ड्यूरिंग ये उन दिनों की बात है ना, आफ्टर ये उन दिनों की बात है। बहुत ही प्यारे जेस्चर्स उन्होंने किए थे एंड आई रिमेंबर सो मैनी ऑफ इट, आई जस्ट कांट नेम एवरीथिंग। ऑनेस्टली मैंने ना एक जैकेट खरीदा है, it covers my complete face and it has a cap. तो genuinely that's what my go-to for summers because इतनी ज़्यादा गर्मी है, धूप है and I really have to protect myself, my skin, so that is the best protection after sunscreen and everything. Still I put that jacket on and then I go out of the house. इसे ना ये जो चीज़ें होती हैं कभी लास्ट मिनट नहीं करनी चाहिए बिकॉज आपका दिमाग एकदम से बंद हो जाता है। और ये जो मैं बोल रही हूँ इससे थोड़ी सीख मुझे भी लेनी चाहिए क्योंकि आज मेरे साथ वही हुआ कि मेरा दिमाग बंद हो गया, मैं करूँ क्या, मेरे पास कपड़े नहीं मिल रहे पहनने को, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, बहुत चीज़ें हो गई। खैर मैंने सोचा कि सब छोड़ते हैं, आज थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखते हैं, तो मैं कंफर्टेबल दिख रही होंगी, बाकी का मुझे नहीं पता। ऊपर से मेरे बाल आज साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा इतने हर जगह से निकल रहा है, बट ओके थैंक यू सो मच, बट स्टिल बहुत फ्रीजी हो रखे हैं। अशनूर के लिए, अशनूर मैं वैसे अंदर आके तुमसे बात करूँगी बट स्टिल अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड यू आर अ वंडरफुल पर्सन एंड आई रियली विश दैट यू स्टे लाइक दिस फॉरएवर। अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, ज़्यादा बात नहीं हुई है, सिर्फ हैप्पी बर्थडे हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड अशनूर बहुत अच्छी दोस्त है मेरी एंड मुझे वो एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत अच्छी इंसान है। सो मैं तो बहुत मज़े करने वाली हूँ उसके साथ। मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त अशनूर कौर का बर्थडे है, जन्मदिन है, अभी हमने केक काटा है, तो ये बहुत ही स्पेशल दिन है। अभी तो फ़िलहाल तो बहुत ही बिज़ी हैं, 200 लोग अंदर हैं, तो उसके पास वक्त ही नहीं है, पर मैं बाद में मिलूँगा और बाद में मस्ती करेंगे। पहली बार हमने बात ही नहीं की, हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था एक दूसरे को, और आई थिंक 2-4 बार मिलने के बाद फिर हमारी बॉन्डिंग हुई। अभी तो मैं उनसे, उनके मम्मी पापा से भी मिला था, तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और अभी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या होता है आगे। ये थी झलक अशनूर की बर्थडे पार्टी की। हमारी यही कामना है कि अशनूर आप पर हमेशा ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।